हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपांशु और आज मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मेंटोरा क्लासेस पर। तो जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 06 ऑफ बेसिक मैथ्स। इससे पहले हमने बेसिक मैथ्स के 5 लेक्चर पढ़े थे। उन 5 लेक्चर में हमने कवर करा था बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो भी आपके फिजिक्स में यूज होते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री, वो सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी कि साइन थीटा को जब भी एंगल बहुत छोटा हो, यानी कि थीटा बहुत छोटा हो, अप टू 10 डिग्री या 0 से 10 डिग्री तक हम बोल सकते हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर हो जाती थी। सिमिलरली टैन थीटा को भी हम थीटा के बराबर लिख सकते थे। बट कॉस थीटा की वैल्यू स्मॉल एंगल पे किसके बराबर हो जाती है? 1 के बराबर हो जाती है। ठीक है, लास्ट लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री को कवर नहीं करेंगे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट तो हमारा लास्ट लेक्चर में खत्म हो चुका है। जैसा मैंने लास्ट लेक्चर के एंडिंग में बताया था, लेक्चर 06 में हम कवर करने वाले हैं फेजर डायग्राम के बारे में। अभी फेजर डायग्राम जो होता है ना, देखो एग्जैक्टली किसी चैप्टर में ऐसा दे नहीं रखा है अलग से 11th 12th की फिजिक्स में कि भाई फेजर डायग्राम पढ़ोगे तभी वो चैप्टर होगा। बट ये इतने चालाक हैं कि फेजर डायग्राम एक्चुअली दिया नहीं इन्होंने, पर फेजर डायग्राम करने से मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे क्लास 11th फिजिक्स के चैप्टर में। वो चैप्टर कौन कौन से हैं? क्लास 11th में ये जो फेजर डायग्राम करके टॉपिक है, पहले टॉपिक का नाम लिखते हैं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है फेजर डायग्राम, या फिर हम फेजर एंड फेजर डायग्राम लिख सकते हैं, बट अभी के लिए हम लिख लेते हैं फेजर डायग्राम। अब ये फेजर डायग्राम हमारे कौन कौन से चैप्टर में आता है क्लास 11 12 फिजिक्स के? ये आपके एसएचएम में यूज होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, फिर आपके वेव्स में यूज होगा। 11th में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फेजर डायग्राम। अगर आपने सीख लिया तो उसके क्वेश्चन चुटकियों में बना लोगे, आसानी से बना लोगे। उसके बाद क्लास 12th में जैसे हम एंटर करते हैं तो ईएम वेव्स में हमें ये चैप्टर दिखता है, वेव ऑप्टिक्स में ये मतलब एसएचएम वगैरह, सॉरी फेजर डायग्राम वगैरह दिखता है। फिर एक चैप्टर आता है ऑल्टरनेटिंग करंट, जो कि फेजर डायग्राम के बिना हो ही नहीं सकता। मतलब ऐसे नहीं कहूंगा हो नहीं सकता, बट हाँ बार बार उसमें आपको फेजर डायग्राम का यूज दिखेगा। ठीक है, तो क्लास 12th एज वेल एज क्लास 11 दोनों में इस टॉपिक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो उसको समझते हैं कि एक्चुअली ऐसा है क्या फेजर डायग्राम। देखो नाम से तो समझ आ रहा है कि डायग्राम, यानी कि कोई डायग्राम बनेगा, कोई ग्राफ बनेगा, ये तो हमें नाम से समझ आ रहा है। पर किस चीज का ग्राफ बनाते हैं हम फेजर में? क्योंकि इससे पहले नॉर्मल वाले ग्राफ तो हमें बनाने आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमसे कोई बोले कि मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, मेरे को स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाकर दिखाओ, तो ये तो हमें आता है। ये स्ट्रेट लाइन क्या बताता है? लीनियर मोशन को बताता है कि पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, मतलब एक प्लेन में वो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है। जैसे जैसे वो एक्स में आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे वो वाई में भी आगे बढ़ रहा है। ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो गया। तो ये फेजर डायग्राम होता क्या है और किस मोशन को एक्सप्लेन करता है फेजर डायग्राम, आइए उसको समझते हैं। एक्चुअली में ध्यान से देखना, ये जो फेजर डायग्राम है कहीं ना कहीं सर्कुलर मोशन से भी कनेक्टेड है। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा ये जो फेजर डायग्राम वगैरह बनते हैं ना, इसमें हम एक पर्टिकुलर वेक्टर को या किसी भी क्वांटिटी को एक सर्कुलर पाथ पे रोटेट करते हैं। रोटेटिंग वेक्टर्स के नाम से भी इस टॉपिक को पढ़ाया जाता है, फेजर डायग्राम को। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये सर्कुलर मोशन से कनेक्टेड है। अब सर्कुलर मोशन पे नहीं जाते, मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूं कि फेजर डायग्राम कैसे मोशन को बताता है और क्या बताने की कोशिश करता है फेजर डायग्राम। एक्चुअली में हुआ क्या, हमने सर्कुलर पैरामीटर्स को मेजर कर लिया। जैसे मान लीजिए आप इस पॉइंट से किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पर m मास का पार्टिकल है। ये m मास का पार्टिकल थोड़ी देर बाद यहाँ पर कुछ आगे जाता है, मान लीजिए ए पॉइंट से इस बी पॉइंट पर जाता है, तो यहाँ से कुछ एंगल रोटेट करेगा थीटा, तो उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। या फिर मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है, ये पॉइंट है मेरा ए और ये वाला पॉइंट है मेरा बी। अगर कोई पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है और मान लीजिए वो एक्स डिस्टेंस कवर करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे इसको हम? लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। बट अगर कोई पार्टिकल एंगल कवर करता है तो उसको क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये दोनों चीजें ना बहुत अलग अलग है और इनको अलग अलग ही पढ़ा जाता है। इसको सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं हम, और इसको कहाँ पर पढ़ते हैं हम? काइनेमैटिक्स में पढ़ेंगे, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, उसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली अगर दोनों चीजें साथ में हो रही हो तो
तब क्या करेंगे हम, जैसे यहां पर तो क्या हो रहा था, ए से बी तक जा रहा था वो, यानी कि सिर्फ लीनियर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। यहां पर वो ए से बी तक जा रहा है, यानी कि एंगल रोटेट कर रहा है। बट कहीं कहीं पर क्या होता है, पार्टिकल एंगल तो रोटेट करता है पर साथ साथ एक्सिस में भी मूव करता है, यानी कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में मूव करेगा और एंगल भी रोटेट करेगा। उस टाइप के मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए यूज होता है फेजर डायग्राम। ठीक है, यानी कि फेजर डायग्राम हमें बताता क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से बताएगा फेजर डायग्राम लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन। ठीक है, करते हैं इस चीज को, एक मिनट रुकिए, इसको हटा दें, लिख तो दें, सर्कुलर मोशन भी हटाओ। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है कि सर्कुलर मोशन यहाँ पर कहां से आ गया। बेसिक सी चीज देखो, ये जो फेजर डायग्राम होता है ना, इट इज यूज टू explain relation, it is used to explain relation between it is used to explain relation between linear displacement एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी बहुत अच्छे से समझा दूंगा कि कैसे हम बता सकते हैं रिलेशन लीनियर डिस्प्लेसमेंट में एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, और फेजर की मदद से या फिर फेजर डायग्राम की मदद से हम कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे इसके रिलेशन को। आइए समझते हैं। मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट से बांध के, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से मैंने यहां पर एक पेंडुलम टांग दिया। पेंडुलम पता होगा ना आपको, जो टू एंड फ्रो मोशन करता है, घड़ी में भी लगा होता है, टन 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 ऐसे जो करता है घड़ी में, वही वाला पेंडुलम है। और ये इसका बॉब है, अरे बॉब मतलब नीचे जो लटक रहा होता है। ठीक है, और मान लीजिए यहां पर जो रस्सी की जो लेंथ दे रखी है, वो जो रस्सी की लेंथ है वो हमें दे रखी है एल। कितनी दे रखी है, एल दे रखी है। अब मान लीजिए, देखना है यहां पर, ये जो बॉब है मान लीजिए थोड़ी देर बाद यहां से इस ए पॉइंट से ट्रैवल करके इस बी पॉइंट तक जाता है, यानी कि यहां तक कहीं पर पहुंचेगा ये, और यहां से यहां जाने में ये कितना एंगल रोटेट करता है, मान लीजिए ये एंगल रोटेट करता है थीटा। कितना एंगल रोटेट करता है, थीटा एंगल रोटेट करता है। बट यहां पर अगर मैं एक चीज ऑब्जर्व करूं, अगर मैं ऊपर इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बना लूं, तो ये क्या होता है मेरा, एक्स एक्सिस होता है, ये क्या होता है मेरा, एक्स एक्सिस होता है, और ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा मेरा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस। अभी हम सिर्फ ए के एक्सिस में कंसिडरेशन कर रहे हैं। मान लीजिए पार्टिकल ए से बी पर गया, तो कैसी डिस्प्लेसमेंट करी उसने, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पर आपको ऐसा नहीं लग रहा जैसे पार्टिकल ए पर था और यहां पहुंच गया, बी पर पहुंच गया, तो ए से बी तक जाने में उसने एक्स एक्सिस में भी तो डिस्टेंस ट्रेवल करा है, एंगल तो घूमा ही है वो थीटा, पर यहां था पहले, वो यहां पहुंच गया। मान लो ये मेरा ओरिजिन है, ये है 0,0, तो 0,0 से वो कुछ आगे भी तो चलकर गया होगा, यानी कि पार्टिकल पहले इस पॉइंट पर था और इस पॉइंट से चलकर इस पॉइंट तक पहुंचा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ये पार्टिकल एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस चला होगा, एक्स डिस्टेंस चला होगा। कितना डिस्टेंस चला होगा, एक्स डिस्टेंस। अब जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है, तो इसको भी क्या बोल सकता हूं मैं, एक्स बोल सकता हूं। समझ रहे हैं आप इस चीज को, यानी कि यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो हो ही रहा है, साथ में लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है पार्टिकल का। पार्टिकल यहां था और पार्टिकल कहां चला गया, यहां पर चला गया। अब मेरे को ये x डिस्टेंस निकालना है इस एंगल के रिस्पेक्ट में, यानी कि इक्वेशन तो मेरे को इस x डिस्टेंस की लिखनी है और उसमें एंगल आना चाहिए। अब देखो कैसे आएगा वो एंगल, और अगर हमने इक्वेशन लिख ली, उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन को तो कुछ नहीं बोलेंगे, बट वो इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन। आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे वो इक्वेशन। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये पेंडुलम की जो रस्सी है इसकी लेंथ L है, तो यहां पर भी इसकी लेंथ कितनी रहेगी, L के बराबर ही रहेगी। समझ रहे हैं आप लोग। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये आपको ट्रायंगल बनता दिखाई दे रहा है, ये और ये, इसके बीच में ट्रायंगल बनता दिखाई दे रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है। अगर इस वाले ट्रायंगल में मेरे को ये एंगल पता है विच इज थीटा, मेरे को ये एक्स वाली लेंथ निकालनी है और एल पता है मेरे को, यानी कि मेरा एंगल कौन सा है, थीटा। रुक जाओ मैं सही से बना लेता हूं, ये वाला एंगल थीटा है मेरा, देखो। तो थीटा के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज। ये साइड परपेंडिकुलर की तरह बिहेव करेगी और ये हाइपोटेन्यूज की तरह। तो इस वाले ट्राइंगल में क्या मैं साइन थीटा की वैल्यू लिख सकता हूं क्या, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहां पर किसके बराबर है,
x के बराबर, और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, l के बराबर। सो आई कैन इजीली राइट इट लाइक कि साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, x अपॉन l के बराबर। तो यहां से ये जो x डिस्टेंस है, जो x एक्सिस में चला है, ये x डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा, l साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, x इक्वल्स टू l साइन थीटा। तो हमने बना ली इक्वेशन कि जो वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट करेगा x एक्सिस में, वो किसके बराबर आ रहा है, l साइन थीटा के बराबर आ रहा है। आ गया ना इसमें थीटा, समझ रहे हैं आप लोग। अब इस इक्वेशन को ना एक और तरीके से लिखा जा सकता है, देखना यहाँ पर, यानी कि थीटा की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। आपको पता है जो थीटा होता है ना, इसकी वैल्यू आती है ओमेगा इंटू टी। अब आप कहोगे सर ये ओमेगा और टी क्या है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो ओमेगा टी पहली बार सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं। एक्चुअली में जैसे वेलोसिटी होती है ना, वेलोसिटी तो आपने पढ़ी है छोटी क्लास में। वेलोसिटी क्या होता है कि कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है अपॉन में कितने टाइम में हुई है, इसी को बोलते हैं हम। ऐसे ही एक होती है मेरी एंगुलर वेलोसिटी। ये वेलोसिटी क्या बताती है कि वो कितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है अपॉन में कितने टाइम में कर रहा है, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है। ऐसी एक होती है हमारी एंगुलर वेलोसिटी। क्या होती है एक हमारी एंगुलर वेलोसिटी। ये एंगुलर वेलोसिटी नाम से ही समझ आ रहा है कि ऑब्जेक्ट कितना एंगल रोटेट कर रहा है और कितने टाइम में कर रहा है। यानी कि यहां पर मैं लिखता हूं उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में कितने टाइम में कर रहा है वो डिस्प्लेसमेंट। ये थीटा क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, समझ रहे हो ना, कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करी कितने टाइम में, वही क्या बताता है, एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां से थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, बताओ जरा। ये टी को इधर ले जाओ तो थीटा बराबर आ जाएगा ओमेगा इंटू टी। तो यहां से देखो, ये थीटा की वैल्यू को यहां पर पुट कर सकता हूं मैं। तो यहां से x की इक्वेशन क्या बनेगी, x इक्वल्स टू बन जाएगा साइन ओमेगा टी। क्या बन गई इक्वेशन, x इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी। बहुत बढ़िया, इसका मतलब यही था। देखो थीटा ओमेगा टी के बराबर कैसे आया कि मान लो ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है बॉल इधर से उधर जाने के लिए। मान लो जब इसने मोशन स्टार्ट करा तब टाइम था 0 सेकेंड, और जब ये यहां पर पहुंचा, कहीं यहां पर पहुंचा होगा, तो टाइम हो रहा होगा t सेकेंड। तो 0 से t सेकेंड में, यानी कि t सेकेंड में इसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करा, स्पीड इनटू टाइम। ऐसे तो निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट, स्पीड इनटू टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एंगुलर स्पीड और कितने टाइम में उसने ट्रेवल करा वो उतनी स्पीड से। तो ओमेगा स्पीड से उसने 0 से t टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करा उसी को तो थीटा बोल रहे हैं। समझ आया रिलेशन कैसे बताया मैंने, लीनियर डिस्प्लेसमेंट में और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, बहुत बढ़िया, यहां तक सबको समझ आ चुका होगा। एक बार जल्दी से नोट करिए इसको, जब तक नोट करेंगे साथ साथ में उतना ज्यादा समझ आता है। ये नोट करिए, फिर मैं बताऊंगा कि फेजर डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप की मोशन को, कि एक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो थीटा वाला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये चीज जल्दी से देखते हैं, जल्दी से नोट करो इसे। मैं इतने पानी पीता हूं, करिए जल्दी से नोट। समझ आया आप सबके, बाकी वीडियो पॉज करके नोट करिए जल्दी से। आगे बढ़ते हैं फिर हम, कर लिया, डन। चलिए करते हैं आगे। ये वाली इक्वेशन आपको समझ आ चुकी होगी, एक बार दोबारा से देखते हैं ये क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखना है यहां पर, ये चीज तो हमारे समझ आ चुकी बहुत बढ़िया से कि रिलेशन कैसे लिखते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट में और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। अभी हमने जो इक्वेशन लिखी वो थी x बराबर l साइन ओमेगा टी। अच्छा, कई बार पता है इक्वेशन कैसे लिखे आती है, जब भी फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं हम उसे, वो इस तरीके से आती है, x बराबर l साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ये इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूं। ठीक है, ये किस टाइप की मोशन को बता रही है, मोशन तो वैसा ही है, ये कुछ इस तरीके के मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस हो गया हमारा,
और ये एक्स एक्सिस से बांध के मैंने यहाँ पर कोई पेंडुलम टांग रखा था, ठीक है। अभी यहाँ पर नहीं टांग रखा, मान लो ये मेरा रेफरेंस है, मैं ऐसा मान रहा हूँ कि मोशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, या मान लो ये रेफरेंस लाइन, एक रेफरेंस लाइन चाहिए होती है, या मत मानो रेफरेंस लाइन। मैं कह रहा हूँ कि अब की बार पेंडुलम यहाँ पर नहीं है, पहले तो पेंडुलम यहीं पे टांगा हुआ था मैंने स्ट्रेट। मान लो ये ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन से जो मेरा पेंडुलम है वो पहले से ही यहाँ से कुछ एंगल बनाकर रुका हुआ है, यानी कि मोशन मैंने अब की बार यहां से स्टार्ट नहीं करा, मोशन मैं यहां से स्टार्ट करूंगा पार्टिकल का। यानी कि जब पार्टिकल यहां पर होगा, इस जगह होगा, तब टाइम क्या हो रहा है, 0 सेकेंड हो रहा है। टाइम क्या हो रहा है तब, 0 सेकेंड हो रहा है। समझना है इसको ध्यान से, ठीक है। मैं इसको यहीं पर बना लेता हूं ना, तो ज्यादा समझ आएगा। इस वाली इक्वेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, नीचे वाली इक्वेशन को, ये देखना, ये है, ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस, क्या है हमारा एक्स एक्सिस है। मान लो पहले तो पार्टिकल यहाँ था, यहाँ से मोशन स्टार्ट करा था, यहीं पे तो लिखा था मैंने कि टाइम इक्वल्स टू 0, यानी कि यहाँ से मोशन स्टार्ट हो रहा है। पर अब मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से मोशन स्टार्ट हो रहा है, पार्टिकल पहले से ही कुछ एंगल यहाँ पर आ रखा है, यानी कि इस वर्टिकल लाइन से पार्टिकल पहले से ही यहाँ पर कुछ फाई एंगल आगे है, और मैंने इस पार्टिकल को इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक रोटेट करवा दिया, यानी कि मैं पार्टिकल को यहाँ तक ले आया। रस्सी की लेंथ आप सबको पता ही है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एल लेंथ है, ठीक है। मान लीजिए यहां से मैंने इसको कुछ थीटा एंगल रोटेट करवा दिया, थीटा एंगल रोटेट करवा दिया, यानी कि जब पार्टिकल यहां पर था इनिशियली, तब टाइम हो रहा था कुछ 0, और जब पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा तो टाइम हो जाएगा कुछ t, ठीक है जी। तो अब जो मोशन है वो t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू t तक हो रहा है। तो एक बात बताओ, इसकी इक्वेशन में क्या लिख सकता हूँ। जैसे मान लो ये डिस्टेंस l है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहां से ये पूरा ट्राइंगल बना लेता हूँ, ये देखो, ये ट्राइंगल बना लिया मैंने। तो एक बात बताओ, इस वाले ट्राइंगल में ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ, ये वाला पूरा एंगल कितना हो जाएगा। एक मिनट रुको, मैं सही से एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे हिसाब से थोड़ा सा छोटा हुआ है, अच्छी अच्छी गंदे डायग्राम ना पसंद नहीं है हमें भी। ये तो हटा दो ना फेजर डायग्राम की डेफिनेशन, ये तो लिख ली होगी आप सबने। चलो थोड़ा बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं, फिर समझते हैं इस मोशन को। इक्वेशन कौन सी इक्वेशन को एक्सप्लेन कर रहे थे हम, x इक्वल्स टू एल साइन थीटा प्लस में फाई, इसको एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये वाली इक्वेशन कैसे आई होगी। मैं कह रहा हूँ पहले तो हमने मोशन यहाँ से स्टार्ट करा था, यहाँ पर लिखा था t इक्वल्स टू 0, पर हम यहाँ से स्टार्ट नहीं कर रहे मोशन, हमारा पार्टिकल पहले से कुछ एंगल आगे चल रहा है, यानी कि रेफरेंस से जहाँ से पहले हमने स्टार्ट करा था वहां से वो पहले से ही फाई एंगल पे है, और मैं इसको रोटेट कर कर थोड़ा सा आगे और ले गया। कितना आगे और ले गया, थोड़ा सा आगे और ले गया, ऐसा बना लिया मैंने। तो मान लो ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया है आगे की तरफ, और कितना एंगल रोटेट करके गया है, थीटा एंगल रोटेट करके गया है। इस थीटा को क्या लिखता हूं मैं, ओमेगा टी लिखता हूं। कब, जब मान लो इनिशियली जो मोशन था वो कहां से स्टार्ट हो रहा था, टी इक्वल्स टू 0 से, और कहां तक जा रहा था, टी इक्वल्स टू टी तक जा रहा था। एक बात बताओ, ये कितना लीनियरली डिस्प्लेस करा है, पार्टिकल पहले यहां था, इस फाई एंगल को थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ, एक मिनट रुको, यहाँ पर पहले से ये फाई एंगल पे था, पार्टिकल यहाँ पे तो नहीं था, पार्टिकल यहाँ था, पार्टिकल यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करके गया है। और ये पूरा डिस्टेंस मैं देख लेता हूँ एक बार, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अगर मेरे को ये पता करना है कि वो यहाँ से कितना एंगल आगे गया है, तो मैं कैसे निकालूंगा वो जो डिस्टेंस है, क्योंकि देखो ऑरिजिन तो मैं यहीं पर मानूंगा ना, ऑरिजिन तो यही है मेरा 0,0। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि 0 से कितना आगे गया है, टोटल एक्स डिस्टेंस कितना आगे गया है। तो मैं क्या करूंगा, ये पूरा एंगल देखूंगा साथ में। तो ये वाला देखो, ये पूरा कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा, ये कंप्लीट एंगल हो जाएगा फाई प्लस ओमेगा टी। कितना हो जाएगा, फाई प्लस ओमेगा टी। और यहां से ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये कितना दे रखा है, एल के बराबर दे रखा है। तो यहां से देखना इधर, अगर यहां से मैं इस एंगल की वैल्यू लिखूं, यानी कि साइन फाई प्लस ओमेगा टी की वैल्यू लिखूं, ये आएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर। परपेंडिकुलर तो यही वाला डिस्टेंस आ जाएगा जो एक्स के बराबर है, तो ऊपर आ जाएगा एक्स, और नीचे हाइपोटेन्यूज में क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। और ये किसके बराबर है, साइन फाई प्लस ओमेगा टी के बराबर। तो यहां से जो मेरा एक्स डिस्टेंस आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, एल साइन फाई प्लस ओमेगा टी। ये ऐसा भी लिख सकते हैं इसको हम, एल साइन ओमेगा टी प्लस में फाई।
तो ये क्या बता रहा है, ये पिछली वाली इक्वेशन से क्या अलग बता रहा है? ये सिर्फ इतना बता रहा है कि पिछली वाली इक्वेशन हमने क्या लिखी थी, पिछली वाली इक्वेशन हमने लिखी थी एल साइन ओमेगा टी। फाई की वैल्यू थी ही नहीं। क्यों नहीं थी फाई की वैल्यू? क्योंकि जिधर भी मैंने ओरिजिन माना है, जहां भी मैंने रेफरेंस माना है, मोशन वहीं से स्टार्ट हो रहा था। यानी कि इनिशियली पार्टिकल कोई एंगल बना ही नहीं रहा था रेफरेंस से। बट इस वाले केस में पार्टिकल कुछ इनिशियल एंगल बना रहा है फाई। यहां पर अगर मैं फाई की वैल्यू लिखूं भी ना, तो फाई की वैल्यू ही जीरो आएगी। अगर यहां पर इक्वेशन लिखूं तो फाई की वैल्यू आएगी जीरो। अभी थोड़ी देर में और क्लियर होगा ये। जो मेन वाली इक्वेशन थी ना, पहले वाली इक्वेशन, उसमें फाई की वैल्यू जीरो थी, क्योंकि जहां हमने रेफरेंस माना मोशन वहीं से स्टार्ट हो रहा है। इनिशियली किसी एंगल पे थोड़ी था पार्टिकल, पर इस वाले केस में इनिशियली पार्टिकल किसी एंगल पे है। अगर वो वहां से रोटेट करेगा तो मेरे को इस तरीके से इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। ओमेगा टी तो एंगल बाद में रोटेट करा है, पर पहले कितना एंगल रोटेट हो रखा था रेफरेंस से? फाई एंगल रोटेट हो रखा था, तो हमें वो एंगल भी प्लस करके लिखना पड़ेगा। समझे आप लोग? इससे हमें बस ये आइडिया लग रहा है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब हो रही है और लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है साथ में, तो इनका रिलेशन हम कैसे बना सकते हैं। बस ये इक्वेशंस यही बता रही हैं कि लीनियर कितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कितना एंगल रोटेट होने पर। समझ आया सबको? पक्का? जल्दी से एक बार नोट करो इसको, फिर मैं आगे बताता हूं कि फेजर डायग्राम क्या है और फेजर डायग्राम कैसे बनाए इन इक्वेशंस का। ठीक है, जल्दी से नोट करो इसको। डन हो गया होगा भाई? स्क्रीनशॉट ले लो भाइयों बहनों, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। बढ़ते हैं आगे। अब ये देखते हैं कि इन इक्वेशंस को मैं डायग्राम के थ्रू कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूं और क्वेश्चन कैसे आते हैं हमारे फिजिक्स में। ठीक है, चलिए। टर, टर, टर। अरे बढ़िया चीज है ये। देखो, पहले तो ये समझ ही नहीं आता था कि इक्वेशन बन कैसे रही है, ये साइन कैसे आ गया, एक्स डिस्टेंस कैसे आ गया, इक्वेशन में क्या क्या चीज होती है, ये नहीं पता होता हमें। एटलीस्ट हमें ये तो समझ आया कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों हो रहा है, उनके बीच में रिलेशन कैसे लिखते हैं इन इक्वेशन से, वो तो समझ आया। अब हम देख लेते हैं ग्राफ कैसे बनेगा, यानी कि फेजर डायग्राम कैसे बनेगा। अब देखो, डायग्राम जब भी बनाते हैं ना, तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं एक्सिस को। एक होती है हमारी एक्स एक्सिस और एक क्या होती है हमारी वाई एक्सिस। ठीक है जी। देखिए यहां पर आएगा इंटरेस्टिंग पार्ट। पहले वाला तो जस्ट मैं आपको फील दिला रहा था कि होता क्या है फेजर डायग्राम। ये जो एक्स एक्सिस है यहां लिखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये ऊपर वाला क्या है हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस। अच्छा, अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस था तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, अगर ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव वाई एक्सिस हो जाएगा। अब इसको समझते हैं कि इस ये जो बनाए मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो बनाए हैं, इसमें मैं उन इक्वेशंस को कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूं। पहली वाली इक्वेशन लिख लें अपनी एक बार। पहली वाली इक्वेशन क्या थी कि x बराबर क्या आ रहा है हमारा L साइन ओमेगा टी। अब देखो, पहले भी जब मैं मोशन स्टार्ट कर रहा था तो मैं कहीं ना कहीं ओरिजिन मान रहा था अपना, या कोई रेफरेंस ले रहा था जहां से मैं मोशन के बारे में लिख पा रहा था। जैसे मैंने क्या करा था, पहले ये बनाया था एक्स एक्सिस और यहां पर मैंने ओरिजिन माना था ना 0,0, इसी के रिस्पेक्ट में तो लिख रहा था मैं कि कितना डिस्टेंस हम आगे गए हैं। तो यहां पर भी हमें मानना पड़ता है रेफरेंस। क्या मानना पड़ता है? रेफरेंस। और आपको जितनी भी इक्वेशन दिखेंगी ना, चाहे वो एसएचएम में दिखें, चाहे वो वेव में दिखें, चाहे ऑल्टरनेटिंग करंट में दिखें, वो सिर्फ साइन और कॉस में दिखेंगी। अब ऐसा क्यों होता है, साइन और कॉस में क्यों दिखती है इक्वेशन, ये मैं चैप्टर में दिखाऊंगा। बट अभी ये देखें कि इक्वेशन साइन और कॉस में दिखनी है, तो आप क्या करो ना, एक्स एक्सिस पे रेफरेंस मान लो कि जितनी भी साइन ओमेगा टी या साइन थीटा की इक्वेशंस होंगी, उन्हें मैं एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करूंगा। यानी कि साइन ओमेगा टी का रेफरेंस का मान लो एक्स एक्सिस पे मान लो। तो मैंने एक्स एक्सिस को रेफरेंस बना लिया किसका, साइन ओमेगा टी का। किसका रेफरेंस बना लिया? साइन ओमेगा टी का। तो कॉस का कहां पर बनाऊंगा रेफरेंस? एक चीज देखना, कभी आपने साइन ओमेगा टी का ग्राफ देखा है क्या? बताओ भाई, या आप ये बताओ ना, आपने कभी साइन थीटा का ग्राफ देखा है? थीटा के रिस्पेक्ट में कैसा बनता है? ऐसा बनता है। ठीक है, ध्यान रखना।
और क्या आपने कॉस ओमेगा टी का ग्राफ देखा है कभी? या फिर कॉस थीटा का ग्राफ देखा है थीटा के रिस्पेक्ट में? ये ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से, ऐसा ग्राफ बनता है। तो अब यहां पर देखना, आपने इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी है, उसमें ग्राफ तो पढ़ा है मैंने, यानी कि ग्राफ तो देखे होंगे आपने। अब देखना, जब भी एंगल मेरा जीरो है, यानी कि जब भी मेरा एंगल जीरो होता है तो साइन की वैल्यू भी क्या होती है? जीरो हो जाती है। बट कॉस में ऐसा नहीं होता। जब एंगल कॉस थीटा में जीरो रखता हूं मैं, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आती है वो आती है +1। और जब मैं ये देखूं कि साइन थीटा में वो वैल्यू कब अचीव होती है, साइन थीटा में +1 वैल्यू अचीव होती है 90 डिग्री आने के बाद। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं, साइन थीटा में जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो बाद में आ रही है, और कितने एंगल के बाद आ रही है? 90 डिग्री के बाद। यानी कि कौन आगे चल रहा है साइन और कॉस में? ये तो पहले ही बता चुका हूं मैं कि कॉस आगे चलता है साइन थीटा से, कितने एंगल? π/2, क्योंकि इसमें जो वैल्यू 0 डिग्री पे ही आ जाती है, साइन थीटा में वो वैल्यू 90 डिग्री चलने के बाद आती है। यानी कि साइन थीटा पीछे चल रहा है, इसमें पहले ही आ गया ना 1, इसमें बाद में आ रहा है। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मैं साइन थीटा से π/2 आगे जाऊं, यानी कि प्लस का π/2 आगे जाता हूं, तो ये जो पॉजिटिव वाई एक्सिस है इसको क्या बोल सकता हूं मैं? कॉस ओमेगा टी। क्या बोल सकता हूं इसको मैं? कॉस ओमेगा टी। अगर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रेफरेंस मानूं साइन ओमेगा टी का, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस किसका रेफरेंस हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी का। समझ गए आप लोग ये चीज? ठीक है, बहुत बढ़िया। ग्राफ नहीं लिख रहा हूं मैं, क्योंकि आपने लिख रखे होंगे पहले भी, नहीं लिखे तो आप वीडियो पीछे करके लिख लेना एक बार। ये रेफरेंस हो गया साइन ओमेगा टी का, ये रेफरेंस हो गया कॉस ओमेगा टी का। अच्छा, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस साइन ओमेगा टी का रेफरेंस है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस किसका रेफरेंस होगा? ऑब्वियसली माइनस साइन ओमेगा टी का। ध्यान रखेंगे इस चीज का। ठीक है, अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस कॉस ओमेगा टी का रेफरेंस है, तो माइनस वाई एक्सिस किसका रेफरेंस हो जाएगा? माइनस कॉस ओमेगा टी का। किसका रेफरेंस हो जाएगा? माइनस कॉस ओमेगा टी का रेफरेंस। अब आते हैं कि इक्वेशन को कैसे समझाएं। रेफरेंस तो बना लिया, इक्वेशन को ड्रॉ कैसे करेंगे? इन लाइंस पे या फिर इस ग्राफ में। तो बेसिकली देखो, हमारी पहली इक्वेशन क्या कह रही है कि x बराबर L साइन ओमेगा टी। सबसे पहले हमें देखना होता है कि यहाँ पर रेफरेंस किसका आ रहा है। रेफरेंस यहाँ पर आ रहा है साइन ओमेगा टी का। किसका रेफरेंस आ रहा है यहाँ पर? साइन ओमेगा टी का। और साइन ओमेगा टी का रेफरेंस हमने कहाँ मान रखा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। यानी कि ये जो ग्राफ बनेगा ये इस तरीके से बनेगा, छी टेढ़ा हो गया थोड़ा सा। ये बनेगा एग्जैक्टली एक्स एक्सिस की तरफ, एरो की तरह रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये जो भी इक्वेशंस हम बनाते हैं ना, इसको एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट करा जाता है। कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है? एज अ वेक्टर। वेक्टर कोई चीज नहीं है, वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके पास डायरेक्शन होती है, और उसको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है, तो इसको एरो की तरह रिप्रेजेंट करना है, और इसका नाम क्या लिख देंगे हम? x इक्वल्स टू एल साइन ओमेगा टी। बस ऐसे एक्सप्लेन करना है भाई, कोई नई चीज नहीं है। अच्छा, इसके अगली वाली इक्वेशन भी हम लिखकर देख लेते हैं एक बार, ताकि आइडिया लग जाए। अगली इक्वेशन लिखी थी हमने x इक्वल्स टू, इसको x1 मान लो क्योंकि अलग इक्वेशन है ना ये। x इक्वल्स टू एल साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे ये वाली इक्वेशन इस ग्राफ में? सबसे पहले हमें देखना है कि रेफरेंस कहाँ का है, साइन का है या फिर कॉस का है। इसमें मेरे को रेफरेंस किसका दिखाई दे रहा है? साइन ओमेगा टी का। किसका रेफरेंस दिखाई दे रहा है? साइन ओमेगा टी का रेफरेंस दिखाई दे रहा है। और इस साइन ओमेगा टी के रेफरेंस से कितना एंगल आगे चल रहा है? 5 एंगल आगे चल रहा है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी मैं यहां से रेफरेंस से एंटी क्लॉकवाइज में मूव करूंगा तो एंगल को लेते हैं हम पॉजिटिव में, और जब भी रेफरेंस से क्लॉकवाइज में मूव करूंगा तो रेफरेंस को क्या लेंगे हम? नेगेटिव में। यहाँ पर जो एंगल है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? साइन ओमेगा टी के बाद जो एंगल लिखा है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव? पॉजिटिव है। तो मैं एंटी क्लॉकवाइज में मूव करूंगा, यहां से मैं इधर कहीं पर जाऊंगा, और यहां से एंटी क्लॉकवाइज, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, ये इधर जाएंगे जब, और क्लॉकवाइज ऐसा हो जाएगा इधर। तो एंटी क्लॉकवाइज में कितना एंगल रोटेट करा मैंने? 5 एंगल रोटेट करा। कितना एंगल रोटेट करा? 5 एंगल रोटेट करा। तो ये वाली जो लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? इस वाली इक्वेशन को। x1 बराबर l साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी से कितना ऊपर है ये? 5 एंगल ऊपर है। कितना एंगल ऊपर है? 5 एंगल ऊपर है। ठीक है। अच्छा, ये L क्या रिप्रेजेंट करता है? L रिप्रेजेंट करता है इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि इसकी लेंथ कितनी है।
समझ गए? ये जो एरो मैंने बनाया है ना, इसकी लेंथ कितनी होती है वो ये चीज बताएगी जो साइन के आगे लिखी होती है। ठीक है, अब आप कहो कि मान लो अगर ऐसी इक्वेशन कहीं पर लिखी होती कि x2 बराबर l साइन ओमेगा टी माइनस फाइव लिखा होता, तब क्या करते? तो रेफरेंस चेक करना है सबसे पहले। तो रेफरेंस किसका है? साइन ओमेगा टी का रेफरेंस है। साइन ओमेगा टी के बाद जो एंगल है वो माइनस में दे रखा है। साइन ओमेगा टी का रेफरेंस ये माइनस में दिया है, तो क्लॉकवाइज आओगे एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज ही जाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि जब एंगल प्लस था तो हम एंटी क्लॉकवाइज गए थे। तो अगर एंगल माइनस है तो हम यहां से क्लॉकवाइज जाएंगे, यानी कि यहां कहीं पे आएगा ये, और यहां से मैं कितना एंगल घूम कर आऊंगा क्लॉकवाइज में? -5, क्योंकि क्लॉकवाइज में एंगल हमेशा नेगेटिव में लिखेंगे। और ये जो एरो बनाया मैंने, इसको लिख दूंगा मैं x2 बराबर l साइन ओमेगा टी माइनस में फाई। माइनस में क्या आ जाएगा? फाई आ जाएगा। चलिए जल्दी से नोट करें इन इक्वेशंस को, फिर मैं कुछ और इक्वेशंस करवाऊंगा जिनको आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इस डायग्राम में। इसी को फेजर डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? ये जो डायग्राम बना दिख रहा है ना आपको, इसी को फेजर डायग्राम बोलते हैं। और एसएचएम में सेम टाइप की इक्वेशन दिखेंगी आपको, ऐसी इक्वेशंस, बस उनको ऐसे रिप्रेजेंट करना है बस हमें। ठीक है, जल्दी से नोट करो इसे, क्विक। हुआ सबका? साथ साथ भी तो लिख रहे होगे थोड़ा बहुत। कुछ बच्चे कह रहे होंगे अभी तो नोट करना स्टार्ट करा है, अभी कैसे हो जाएगा? अरे साथ में भी तो लिखते होगे थोड़ा बहुत, जल्दी से करो। ठीक है, बाकी स्क्रीनशॉट ले लो, आप घर पे इसको नोट कर लेना। आपको बनाना तो आ गया होगा ना डायग्राम। अभी मैं और इक्वेशंस करवाऊंगा जिससे आपको और आइडिया लग जाएगा कि कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इक्वेशंस को। ठीक है, उससे पहले एक छोटी सी चीज और सिखाता हूं जिससे क्वेश्चन आएगा फिजिक्स में। ठीक है, ये सारी चीजें तो ठीक है हमें आ गई, बट एक चीज मैं और सिखाना चाहता हूं। ठीक है, ये वाला हो गया सबका? ये बताओ जल्दी से। डन? स्क्रीनशॉट ले लो, चलो। चलो चलो मित्रा, अरे गाने नहीं गाने हैं भाई। चलो आ जाओ, कैसे करेंगे इसको देखो। मैं एक चीज सिखाना चाह रहा था आपको। जैसे मान लो कोई भी इक्वेशन लिखी है y इक्वल्स टू l साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। एक क्वेश्चन आता है कि ये जो पूरी इक्वेशन है, हम फेजर डायग्राम तो बना रहे हैं, इसमें से फेज क्या होता है? व्हाट इज फेज? अगर मैं बोलूं इस पूरी इक्वेशन में फेज क्या है, मैं आपको फेज का मतलब बता दूं क्या? बताऊंगा थोड़ी देर में। पहले ये बताओ इनमें से फेज क्या है? क्या ये जो पूरी इक्वेशन लिखी है एल साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको मैं फेज बोलता हूं? क्या मैं सिर्फ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को फेज बोलता हूं? ऐसा है क्या? या फिर मैं ओमेगा टी को फेज बोलता हूं? थर्ड। या फिर मैं सिर्फ फाइव को फेज बोलता हूं? फोर्थ। या फिर मैं ओमेगा टी प्लस फाइव को फेज बोलता हूं, विच इज फिफ्थ। तो जल्दी से बताओ, इस पूरी इक्वेशन में मैंने आपको 5 ऑप्शन दिए हैं, लोग 4 ही देते हैं, मैंने 5 दिए, और ये बताओ इन पांचों में से फेज किसको बोलूंगा मैं? ठीक है, जल्दी से बताओ, गैस करो, अपने मन में गैस करके रखो कि यार फेज क्या होता है। फेजर डायग्राम तो बना रहे हैं, फेजर डायग्राम बना रहे हैं तो इक्वेशन में फेज तो होगा ना कहीं पर। अब ये फेज किस बला का नाम है वो बताओ इस इक्वेशन में। आप बता दोगे आसानी से अगर मैं एक चीज बता दूं आपको। ये जो फेज होता है ना, इस फेज का मतलब होता है एंगल। फेज का मतलब क्या होता है? एंगल। पहले तो सब बोल रहे होंगे उल्टा सीधा, है ना, कि फाई को फेज बोलते हैं, है ना, ओमेगा टी को फेज बोलते हैं, पर ऐसा नहीं है। एंगल क्या होता है? जो साइन के अंदर लिखा है, और साइन के अंदर क्या लिखा है? ये पूरा लिखा है ओमेगा टी प्लस फाइव, यानी कि जो फिफ्थ वाला है ना, इसको बोलते हैं हम फेज। यानी कि देखो, जैसे ये इक्वेशन लिखी y इक्वल्स टू एल, साइन के अंदर जो भी लिखा होगा ओमेगा टी प्लस फाइव, इस पूरे को ही क्या बोलते हैं? हम फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फेज। फेज मतलब कुछ नहीं होता, फेज मतलब होता है एंगल। समझ गए इस चीज को? ठीक है, बहुत बढ़िया। और
ये फाई क्या है फिर? ये पूरा तो फेज है। ओमेगा तो मेरे को पता है एंगुलर वेलोसिटी होती है, टी मेरे को पता है टाइम होता है। ये फाई क्या है? ये फाई होता है इनिशियल फेज। फाई क्या होता है मेरा? इनिशियल फेज। अब ये इनिशियल फेज क्या है? इनिशियल फेज होता है कि जब मेरा टाइम 0 सेकंड था, उस टाइम पर मेरा ऑब्जेक्ट कहां पर था। याद करो पहली दो इक्वेशन, अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहीं पर था और यहीं पर मैंने माना था कि टाइम इक्वल्स टू 0, तो यहां पर मैंने फाई की वैल्यू कितनी रखी थी? 0, क्योंकि मेरा ओरिजिन भी यही था और पार्टिकल t इक्वल्स टू 0 पे ओरिजिन पे था। यानी कि इनिशियली पार्टिकल कोई एंगल नहीं बना रहा था, तो फाई को कितना रखा मैंने? 0। इनिशियल एंगल, इनिशियल फेज कितना रखा? t इक्वल्स टू 0 पे 0 रखा था। और जो दूसरी इक्वेशन मैंने पढ़ाई थी उसमें रेफरेंस तो मेरा यही था 0,0, पर जब टाइम 0 सेकंड हो रहा था इस पॉइंट पर, तो मेरा जो पार्टिकल था वो रेफरेंस से कितने एंगल पे था? फाई एंगल पे था। इसलिए मैंने लिखा था कि t इक्वल्स टू 0 पे कितना फेज आएगा? फाई फेज आएगा। समझ रहे हो इस चीज को? ये फाई होता है कि इनिशियली जब मैंने मोशन स्टार्ट करा उस टाइम पे रेफरेंस से मेरा पार्टिकल कितने एंगल पे है। इसी को क्या बोलते हैं? इनिशियल फेज। क्या बोलते हैं इसी को? हम इनिशियल फेज कहते हैं। इक्वेशन समझ आई? ये एल तो आपको पता ही है, उस एरो का मैग्नीट्यूड होता है। ये वाई क्या होता है कि वाई एक्सिस में कितना चला होगा वो, अगर एक्स लिखा होता तो एक्स एक्सिस में कितना चला है। और ये तो आपको पता ही है, एंगल लिख रखे हैं आपके। फाई आपको बता दिया इनिशियल फेज, ओमेगा आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी, टी होता है टाइम। ठीक है, जल्दी से नोट करो, फिर मैं एक और चीज बताऊंगा जिससे क्वेश्चन आता है पेपर में। जल्दी से नोट करो इसको। ऊपर लेक्चर 06 छुप गया है थोड़ा सा, कोई नहीं मैनेज कर लो, शुरू में तो दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नोट कर लेना देना आप। चलिए चलिए जल्दी, चलो भाई चलो, हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब फेज समझ आ गया। पता क्वेश्चन क्या पूछता है? एसएचएम हो, वेव हो, ईएम वेव्स हो, या फिर ऑल्टरनेटिंग करंट हो। पता क्या क्वेश्चन आता है? कहता है कि दो इक्वेशन मैंने दे दिया आपको, अब दोनों इक्वेशन में फेज डिफरेंस निकाल कर दिखाओ। इतना इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन पता है क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा कि फेज डिफरेंस फाइंड करो। और आप सबको पता है अब तो कैसे करेंगे फाइंड, नहीं पता क्या? अबे आसान है भाई, ये देखो फेज डिफरेंस मतलब किसका डिफरेंस पता करना है? एंगल का डिफरेंस पता करना है। पता क्या बोलेगा? कहेगा एक इक्वेशन है मेरी ये, y1 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। कुछ भी दे सकता है ना, जरूरी थोड़ी है फाई, फाई तो कोई भी एंगल हो सकता है। पाई बाई 3 दे दिया मैंने एंगल। और दूसरी इक्वेशन दे देगा y2 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस में पाई बाई 6। और पता क्या बोलेगा? कहेगा दो इक्वेशन दे दी मैंने, ठीक है, दोनों इक्वेशन कुछ एंगल रोटेट करी होंगी और कुछ डिस्टेंस चली होंगी y1 y2। हमें y1 y2 से मतलब नहीं है, मेरे को ये बता दो इन दोनों के बीच में कितना एंगल का डिफरेंस होगा। ये क्वेश्चन आता है, बताओ। आपने चैप्टर भी नहीं पढ़े, ये क्वेश्चन है सीधा आपका कौन से चैप्टर का? एसएचएम वाले चैप्टर का। अब बिना चैप्टर पढ़े ये क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे? आपको पता है कि आपको फेज डिफरेंस निकालना है। अगर मैं y1 के फेज की बात करूं, ये जो y1 वाली इक्वेशन है इसमें फेज क्या होता है? फेज तो मैं पहले बता चुका हूं, जो भी साइन के अंदर लिखा है इसी को क्या बोलते हैं? हम फेज बोलते हैं। यानी कि y1 वाली इक्वेशन का फेज क्या हो जाएगा? ओमेगा टी प्लस में पाई बाई 3। और y2 वाली इक्वेशन का फेज क्या हो जाएगा? वही जो साइन के अंदर लिखा है, यानी कि क्या हो जाएगा? ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6। अब मेरे को इनका डिफरेंस ही तो निकालना है। और क्या डिफरेंस निकालना नहीं आता क्या आपको? डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं? जैसे y1 के फेज में से y2 के फेज का डिफरेंस निकालना है, तो इसके फेज में से इसका फेज माइनस कर दो। कितना आसान है, ऐसे बताते हैं देखो फेज डिफरेंस को। ऐसा ट्राइंगल बना दो, इसको डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा मतलब चेंज, चेंज इन एंगल, यानी कि चेंज इन फाई। कैसे निकालेंगे? y1 का फेज रखेंगे पहले तो, ठीक है, और इसमें से माइनस कर देंगे y2 का फेज। कैसे करोगे भाई? करें जल्दी से। y1 का फेज कितना है? ओमेगा टी प्लस में पाई बाई 3, इसमें से माइनस करना है मेरे को ओमेगा टी प्लस का पाई बाई 6। तो देखो ओमेगा टी से ओमेगा टी तो कट जाएगा, बचेगा क्या इधर? पाई बाई 3 में से पाई बाई 6 माइनस करोगे,
एलसीएम लेके सॉल्व तो कर ही लोगे आप। तो ये जो है ये आएगा कटकर π/6। कितनी मजाक वाली बात हो गई है ना। π/6 आ गया फेज डिफरेंस। बताओ ये क्वेश्चन आएगा आपका एसएचएम वेव के अंदर, जो हमने अभी सॉल्व कर लिया इतनी आसानी से। आपने चैप्टर तो नहीं पढ़ा होगा, डेफिनेट सी बात है, अगर आप बेसिक मैथ्स कर रहे हैं तो। और बेसिक मैथ्स का यूज कर ही हमने एसएचएम के ये मानो कि 50% या 40 to 50% क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। यही क्वेश्चन पूछता है बार बार कि फेज डिफरेंस बताओ। समझ आया आपको कैसे निकालना है? ठीक है। अब एक तो ये तरीका था। अब आप कहोगे सर एक बात बताओ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, एक बात बताओ, जब ये सीधी इक्वेशन लिखकर मैं यहां से ये फेज डिफरेंस वगैरह निकाल सकता हूं, तो इतना पंचनामा क्यों करा पहले? फेजर डायग्राम क्यों सिखाया? ये सब क्यों सिखाया? भाई किसी रीजन की वजह से सिखाया था तुम्हें। आप बेशक ऐसे आंसर जरूर निकाल सकते हो, इसके एंगल में से इसका एंगल माइनस कर दो, फेज डिफरेंस आ जाएगा, पर इसमें टाइम लगाना आपको। सिंपल सी बात है, पहले इसका फेज देखोगे, इसका फेज क्या है, फिर इसका फेज देखोगे, फिर इसका फेज लिखोगे, फिर दूसरे का फेज लिखोगे, पहले वाले में से दूसरे का फेज माइनस करोगे, वहां पे कैलकुलेशन करोगे, देन जाके आपका आंसर आएगा। बट अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप इसका फेजर डायग्राम बनाए तो आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा, देखकर ही आ जाएगा भाई, देखकर, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, एक बार फेजर डायग्राम बना लो सब आ जाएगा। तो वो ज्यादा बेटर है ना, इससे ज्यादा तो बेटर है। तो एक बार फेजर डायग्राम बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लो। चलिए अब हम करेंगे फेजर डायग्राम से इस क्वेश्चन को सॉल्व। ये देखो, मैं ये फालतू का पंचनामा जो करा ना मैंने, मजदूरी नीचे वाली, इसको मिटा रहा हूं बस मैं। मेरे पास दो इक्वेशन है और मेरे को इनका फेजर डायग्राम बनाना है। कैसे बनाएंगे फेजर डायग्राम? देखो इधर मैंने क्या बोला था, सबसे पहले तो एक्सिस बना लो। एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये क्या हो जाती है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ऊपर वाली क्या हो जाएगी हमारी? पॉजिटिव वाई एक्सिस हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा हमारा? नेगेटिव एक्स एक्सिस। और ये क्या हो जाएगा हमारा? नेगेटिव वाई एक्सिस। एक्चुअली में आपको हर बार एक्सिस भी नहीं बनानी, मेरे को पता है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ किसका रेफरेंस मान के रखना है मेरे को? साइन ओमेगा टी का। पॉजिटिव वाई एक्सिस में किसका रेफरेंस मान के चलना है मेरे को? कॉस ओमेगा टी का। किसका रेफरेंस मानना है? कॉस ओमेगा टी का। ये हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, और नीचे क्या हो जाएगा? माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है। अब देखो पहली वाली इक्वेशन को ध्यान से देखना। पहली वाली इक्वेशन में किसका रेफरेंस है? साइन ओमेगा टी का रेफरेंस है ना। y1 इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, रेफरेंस साइन ओमेगा टी का है। पर साइन ओमेगा टी में नहीं बनाना ग्राफ, साइन ओमेगा टी से कितने आगे बनाना है? π/3। कितना आगे बनाना है मेरे को? π/3 आगे बनाना है। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन जो बनेगी उसका ग्राफ कहीं यहां पर बनेगा, जो इस वाली एक्स एक्सिस से कितना एंगल आगे होगा। प्लस में लिखा है ना एंगल, यानी कि मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव करूंगा, प्लस का π/3। और इस इक्वेशन को क्या लिखूंगा? y1 इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस का π/3। समझ गए आप इस चीज को? अब देखते हैं कि y2 को कैसे लिखेंगे हम। y2 में भी देखो किसका रेफरेंस है? साइन ओमेगा टी का रेफरेंस है। और ये कितना एंगल ऊपर है? π/6। अच्छा आपको ये तो पता है ना कि π/3 आपने ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया था, मैंने सिखाया था, आपने कह रहा हूं π/3 किसके बराबर होता है? 60 डिग्री के बराबर होता है। और π/6 किसके बराबर होता है? 30 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि यहां से मैं कितना ऊपर गया था पहले? 60 डिग्री। अब साइन ओमेगा टी से कितना ऊपर जाना है मेरे को? 30 डिग्री। यानी कि यहां कहीं पर आऊंगा मैं, सिंपल सी बात है। ये हो गया y2। y2 को क्या लिखूंगा? ए साइन ओमेगा टी प्लस π/6। तो सिंपल सी बात बताओ, ये जो एंगल आएगा ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा प्लस का π/6। यानी कि ये एंगल आ गया यहाँ से 30 डिग्री। और ये जो पहले वाला एंगल था ये कितना था? ये था 60 डिग्री। तो एक बात बताओ, मेरे को क्या निकालना है? y1 और y2 के बीच का एंगल। यही तो होता था फेज डिफरेंस, कि y1 कितना एंगल पे है, y2 कितने एंगल पे है, और y1 y2 के बीच में कितना एंगल है, वही तो फेज डिफरेंस होता है, या एंगल का डिफरेंस होता है। एक बात बताओ, ये टोटल एंगल 60 डिग्री है यहां से यहां तक का। एक मिनट ब्लू से बताता हूं मैं। ये देखो यहां से यहां तक का ये टोटल एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है। तो इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा? ये वाला डिफरेंस 30 डिग्री आ जाएगा। और इसी को तो पहले हमने मजदूरी से कितना लिखा था? π/6 लिखा था। समझ गए कितनी आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं? समझे आप कितनी आसानी से आप बेसिकली फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं अगर आप फेजर डायग्राम को बना ले। समझ रहे हैं आप लोग? ये आसान लगा या पहला वाला आसान था?
हो सकता है कि पहली बारी में ये थोड़ा मुश्किल लग रहा हो और अजीब सा लग रहा हो, बट जब हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो फेजर डायग्राम आप बनाओगे थोड़ी, आप ये तो मन में ही कर लोगे कि साइन ओमेगा टी से कितना ऊपर है, 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो दोनों के बीच में एंगल डिफरेंस कितने का आएगा, 30 डिग्री का। भाई वो माइनस आप मन में नहीं कर सकते एक बारी को, वहां गलती होने के चांसेस हैं, पर एक बार साइन के रेफरेंस में आप देख लें कि कितने एंगल का डिफरेंस है इनके बीच में, तो माइंड में कैलकुलेट करके बता सकते हो फेज डिफरेंस। सोचो भाई, नीट जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फेज डिफरेंस निकालने का, आप मन में देखकर कर पा रहे हो फेज डिफरेंस, कितनी बड़ी बात है। जल्दी से नोट करो इसको, देन मैं आपको बहुत सारी इक्वेशंस लिख कर दूंगा, पहले आपको उसका फेजर डायग्राम बनाना है, देन मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी इक्वेशन में आप मेरे को निकाल कर दिखाएंगे फेज डिफरेंस। जल्दी से करें नोट इसको, जल्दी करो। आ रहा है भाई समझ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, भले हम बेसिक मैथ्स में कवर कर रहे हैं, बट आगे जाकर यही आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेंगी चीजें, समझे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो इसका जिसका नहीं हो रहा है अभी तक, बाकी अपना घर पे आराम से नोट्स आप बना लेना है, इसके सबके सब इंपॉर्टेंट है। हम आगे बढ़ते हैं, आपको मैं कुछ इक्वेशंस दूंगा, आपको उनको फेजर डायग्राम बनाना है पहले तो, देन जिसका मैं डिफरेंस निकालने को बोलूंगा फेज डिफरेंस, वो आपको निकालना है, ठीक है। ये मिटा देता हूँ फेजर डायग्राम, हेडिंग तो आप लिख चुके होंगे ऊपर। चलिए चलो चलो जल्दी करो, समझ आ रहा है, बढ़िया टॉपिक है यार, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है ये। अब आपको क्या करना है, जो मैं इक्वेशंस लिखूंगा उनको फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, तो मैं लिख रहा हूं ड्रॉ फेजर डायग्राम, ड्रॉ फेजर डायग्राम, ड्रॉ फेजर डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, ऑफ द फॉलोइंग, छी राइटिंग, राइटिंग बिगड़ जाती है मेरी थोड़ी सी, थोड़ी सी, तुम लोगों से सुंदर ही है वे, है ना भाई, तुम लोगों से तो देखो सुंदरता देखो जरा राइटिंग की, बढ़िया इक्वेशन, सॉरी बढ़िया राइटिंग है ना। चलो पहली इक्वेशन आप लोग करेंगे y1 इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी की, ठीक है, एकदम सिंपल इक्वेशन। फिर आप अगली इक्वेशन करेंगे y2 इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू की, ठीक है, पाई बाई टू कितना होता है 90 डिग्री। चलिए अगली इक्वेशन आपको बतानी है y3 की, y3 वाली इक्वेशन है a साइन ओमेगा टी प्लस में पाई बाई 6, ठीक है, ये वाली इक्वेशन आप बता देंगे। एंड जो फोर्थ इक्वेशन है ये आपको बतानी है y4, y4 इक्वल्स टू आ जाएगा a साइन ओमेगा टी माइनस में कितना आ जाएगा, जल्दी से बताएं। अरे ये तो मैं लिख रहा हूं, आपसे क्यों पूछ रहा हूं, मैं देखना चाह रहा हूं जाग रहे हो या सो रहे हो, ठीक है, माइनस में पाई बाई 3। अब इन चार इक्वेशंस को आपको रिप्रेजेंट करना है फेजर में, वैसे तो हम अलग अलग बनाते हैं सबके लिए डायग्राम, पर आप एक ही डायग्राम में चारों इक्वेशन को रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है। बनाए जल्दी से, आप लोग वहां पे बनाओ अपनी कॉपी में, मैं यहाँ पर बनाता हूँ, फिर देखते हैं कौन सही बनाता है और कौन गलत बनाता है, आप लोग ट्राई करो अपने आप। इसका रेफरेंस साइन का है, इसका रेफरेंस भी साइन का है, सब साइन के रेफरेंस में है, बट एंगल का जरूर ध्यान रखना, कहां पर प्लस में दे रखा है एंगल, यानी कि जहां पर प्लस में दे रखा है वहां एंटी क्लॉकवाइज में जाना है, और जहां नेगेटिव में दे रखा है एंगल वहां क्लॉकवाइज में जाना है। जल्दी से बनाए डायग्राम इनके, मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं जब तक। सबसे पहले बनाएंगे एक्सेस, और बार बार एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिखने की जरूरत नहीं है, इस वाली साइड को क्या माने, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हम साइन ओमेगा टी का रेफरेंस, ये किसका हो जाएगा दूसरा वाला कॉस ओमेगा टी का रेफरेंस, ये हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी का रेफरेंस, और ये नीचे वाला माइनस कॉस ओमेगा टी का रेफरेंस हो जाएगा। तो देखो पहली इक्वेशन क्या कह रहा है, y1 इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, तो डेफिनेट सी बात है ये तो साइन की तरफ ही बनेगा, क्योंकि साइन ओमेगा टी के आगे कुछ एंगल लिखा ही नहीं है, यानी कि साइन की तरफ ही बनाना पड़ेगा। तो ये जो पहला वाला एरो बना इसको मैं लिख दूंगा y1 इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, सिंपल। अब अगली वाली इक्वेशन देखो क्या लिखा है, y2 इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, यानी कि साइन ओमेगा टी से कितना एंगल आगे जाएंगे हम, पाई बाई टू, यानी कि यहां से मेरे को एंटी क्लॉकवाइज में
कितना एंगल ऊपर जाना है, π/2 एंगल ऊपर जाना है, तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, यहां से 90 डिग्री यहां पर गया तो मैं पहुंच जाऊंगा इस वाली लाइन पर। और इस वाले एरो की इक्वेशन क्या लिखूंगा, इस वाली एरो की इक्वेशन लिखूंगा y2 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस में π/2। समझ रहे हो? अब आप कहोगे सर आपने साइन का रेफरेंस लिया था, यहाँ पर किसका रेफरेंस लिया था, साइन का रेफरेंस, पर ये जो लाइन बन रही है तो एग्जैक्टली कॉस के ऊपर बन रही है। तो वही तो समझा रहा था गधों में कि साइन से अगर मैं π/2 एंगल आगे चले जाऊं, साइन पीछे चलता है, कॉस आगे चलता है, अगर मैं साइन से π/2 आगे चले जाऊं तो कहां पहुंच जाऊंगा मैं, कॉस पर पहुंच जाऊंगा। यानी कि इसी सेम इक्वेशन को पता है क्या लिख सकता हूं, ये देखो इसी सेम इक्वेशन को साइन ओमेगा टी प्लस π/2, याद आ रहा है फंक्शन चेंज जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था मैंने, साइन 90 π/2 90 होता है, 90 प्लस थीटा, थीटा ही तो है ओमेगा टी, तो ये किसके बराबर हो जाता था, ये बराबर हो जाता था a cos ओमेगा टी के बराबर। समझ गए? साइन 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब फील आ रहा है क्यों होता है ऐसा, साइन से 90 डिग्री आगे जाकर हम कहां पहुंच जाते हैं, कॉस पर पहुंच जाते हैं। यानी कि y2 की एक इक्वेशन तो ये लिख सकता हूं मैं, a साइन ओमेगा टी प्लस π/2, और एक और इक्वेशन लिख सकता हूं y2 बराबर हो जाएगा a cos ओमेगा टी। समझे इस चीज को? बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब y3 बनाते चलो जल्दी से, ठीक है। y3 क्या कह रहा है, a साइन ओमेगा टी, यानी कि रेफरेंस किसका है, साइन ओमेगा टी का है, और कितने एंगल आगे जाना है उससे, π/6, साइन ओमेगा टी से ए ऊपर एंटी क्लॉकवाइज में कितना एंगल, π/6, π/6 कितना होता है भाई, 30 डिग्री, अभी तो बताया था। तो यहां से आप कितना एंगल ऊपर जाएंगे, प्लस का π/6 एंगल ऊपर। और ये जो इक्वेशन है किसको रिप्रेजेंट करेगी, y3 को, जो है a साइन ओमेगा टी प्लस का π/6। अगर दिख ना रहा हो इधर का तो असुविधा के लिए खेद है, यहाँ पर y3 की इक्वेशन लिखी है, आप लिख सकते हैं वहां पर y3 की इक्वेशन। समझ आ गया? बहुत आसान है यार डायग्राम बनाना। अब y4 पे आते हैं, देखो यहाँ पर भी रेफरेंस किसका है, a साइन ओमेगा टी का रेफरेंस है, और कितना एंगल पीछे जाना है मेरे को, क्योंकि माइनस में दे रखा है, क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। क्लॉकवाइज देखो, जब भी नेगेटिव में एंगल है तो मैं पीछे मानता हूं इसको, जब भी मैं पॉजिटिव में चल रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं, तो मैं उसको आगे मानता हूं। तभी तो मैं बोल रहा हूं कि साइन ओमेगा टी से जब मैं एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री गया तो कॉस ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा टी आगे चलता है साइन ओमेगा टी से। अगर मैं कॉस से माइनस साइन ओमेगा टी पे आऊं तो एंटी क्लॉकवाइज में जब भी एंगल मूव करूंगा तो माइनस साइन ओमेगा टी आगे चलेगा, माइनस साइन ओमेगा टी से एंटी क्लॉकवाइज आऊंगा तो माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस साइन से आगे चलेगा, और माइनस कॉस से आगे कौन चलता है, साइन ओमेगा टी। जितना आप एंटी क्लॉकवाइज में आगे बढ़ोगे उतना आप आगे जाते जाओगे, ठीक है। अब a साइन ओमेगा टी, ये जो इक्वेशन बनेगी y4 साइन ओमेगा टी से क्लॉकवाइज में π/3 पे बनेगी, यानी कि यहां साइन ओमेगा टी पे आओ और यहां से क्लॉकवाइज में घूमो, और कितना एंगल घूमना है, π/3, यानी कि ये जो एंगल निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा माइनस का π/3। π/3 पता है ना कितना होता है, 60 डिग्री, ठीक है। तो इस इक्वेशन को क्या लिख दूंगा मैं, y4 बराबर a साइन ओमेगा टी, a साइन ओमेगा टी माइनस में π/3, कितना हो जाएगा, a साइन ओमेगा टी माइनस में π/3। समझ आया फेजर डायग्राम कैसे बनाने हैं? कुछ भी नई चीज नहीं है, मजा आ रहा है? कुछ भी नहीं है यार, ये इक्वेशन पहले हमें समझ नहीं आती थी कि कितनी मुश्किल इक्वेशंस है, अब हम आसानी से बना सकते हैं इनको ग्राफ में। समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया, ये फेजर डायग्राम बनाना सबको आ चुका होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि आप बाद में नोट्स बना सको इसके अच्छे से। बनाना तो सबको आ ही गया होगा, खैर मैंने समझाया तो हूं ही इतना अच्छा, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, वो चीज सीखेंगे जो पेपर में आती है। फेजर डायग्राम बनाना इज पार्ट ऑफ दैट पेपर, आंसर कैसे निकालेंगे वो सीखो। जैसे मैंने क्या बताया था, पेपर में पता क्या पूछता है, वो पूछता है फेज डिफरेंस। क्या पूछता है, फेज डिफरेंस, ठीक है। एक काम करता हूं मैं, एक बार ना ऊपर वाली इक्वेशंस को मिटा देता हूं, या जरूरत नहीं है मिटाने की, छोड़ो। पता है क्वेश्चन क्या आएगा, यहां लिखता हूं मैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आएगा फाइंड फेज डिफरेंस। ये तो पूछता है एंगल का डिफरेंस बताओ। वो पूछेगा कि दो ऑसिलेटिंग पार्टिकल हैं, अभी डरना नहीं है। ऑसिलेटिंग पार्टिकल क्या होते हैं, मान लो दो लोग हैं, वो मूव कर रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मूव कर रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में मैंने उनकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट लिख रखी है। तो आपको वो बोलेगा फेज डिफरेंस निकाल कर दिखाओ बिटवीन y3 एंड y4, y3 और y4।
अब एक तरीका तो ये है कि फेज डिफरेंस निकालना है इस वाली इक्वेशन में y3 में और इस वाली इक्वेशन में y4 में। तो इसका फेज लिख लूं ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 और उसमें से माइनस कर दूं ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3 को, मजदूरी वाला तरीका। और एक है कि फेजर डायग्राम बना रखा है, वहां से देख लो ना एंगल। y3 कहाँ है, ये रहा y3, देखो ये रहा y3, और y4 कहाँ है, ये रहा y4। इनके बीच का एंगल ही तो होता है फेज डिफरेंस। तो ये पूरा एंगल निकाल लो, आंसर आ जाएगा। अभी हमने देखा था कि साइन ओमेगा टी से ये कितना एंगल नीचे था, पाई बाई 3। पाई बाई 3 मतलब यहां से लेकर ये वाला जो एंगल है ये कितना है, 60 डिग्री है। और दूसरा y3 यहां से कितना ऊपर था, 30 डिग्री। यानी कि यहां से लेकर ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो टर पूरा एंगल कितना हो गया ये बताओ, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री। पूरा एंगल देखना है ना मेरे को तो फेज डिफरेंस के लिए। तो ये जो पूरा एंगल आएगा इनके बीच का ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90 डिग्री। यानी कि मैं बोल सकता हूं y3 और y4 के बीच में जो फेज डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, पाई बाई 2 का आएगा। पाई बाई 2 वही 90 डिग्री, समझ गए। तो एक बात बताओ, फेजर डायग्राम बना के चीजें आसान हो रही है ना, यहाँ पर आप करते, फिर कई बार ऐसा होता है कि बायो वाले बच्चे भी देख रहे होंगे इसको, है ना, माइनस की गलती कर देते हैं वो। ठीक है, तो ध्यान रखना ऐसी गलतियां नहीं करनी है बायो वालों। ये डायग्राम बना लेना, इस डायग्राम से बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, जल्दी से नोट करो इसको। एक तो y3 y4 का हमें पता चल गया फेज डिफरेंस, और y1 और y2 का तो देखकर ही बता सकते हो आप। अगर y1 और y2 का फेज डिफरेंस पूछता तो कितना हो जाता, खुद बताओ सोचकर। y1 कहां पर है, साइन ओमेगा टी, यानी कि यहां पर है, और y2 कहां पर है, यहां पर आ गया, साइन ओमेगा टी से पाई बाय 2 आ गए। तो कितने एंगल का डिफरेंस इनके बीच में, 90 डिग्री। हो गया, देखकर ही हो गया, क्वेश्चन कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इनमें से किसी का भी रैंडम पूछ लो आप, जैसे y2 और y3 के बीच में बताना है। ये जो y2 है ये साइन ओमेगा टी से पाई बाय 2 आगे है, ये देखो ये रहा y2, यहां बना रखा है y2। यानी कि ये कहां पर है, यहां पर है, इस लाइन पे है cos ओमेगा टी पे। और y3 कहां है, साइन ओमेगा टी से पाई बाय 6 आगे, यानी कि यहां से 30 डिग्री आगे। तो मेरे को ये वाला एंगल निकालना होगा। मेरे को पता है ये पूरा एंगल कितना है, 90 है। यहां से यहां का एंगल कितना हो गया, 30। तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यानी कि अगर y2 और y3 के बीच में फेज डिफरेंस मैं पूछता आपसे, तो ये जो फेज डिफरेंस है ये आ रहा है 60 डिग्री। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं पाई बाई 3। तो मजाक हो गया भाई, एक बार फेजर डायग्राम बनाओ फिर तो कुछ भी पूछ लो यार, कुछ भी पूछ लो। फेज डिफरेंस तो यूं निकाल के दे देंगे हम। ठीक है, जल्दी से नोट करो। आई होप आपको ये जो फेज डिफरेंस निकालने का तरीका है ये समझ आया होगा। अब मैं ना एक दो पीवाईक्यू करवा देता हूं, जैसे एग्जैक्टली क्लास 12 के ऑल्टरनेटिंग करंट में आते हैं या फिर हमारे क्लास 11 के एचएचएम वाले चैप्टर में आते हैं। जल्दी से उसको नोट करो, फिर मैं दो पीवाईक्यू करवाऊंगा, देन हम आज की क्लास को खत्म करेंगे। जल्दी करिए। चलो भाई जल्दी करो, सब आ गया तुम्हें तो। तुम्हें लगता था कि तुम्हें कुछ नहीं आएगा, पर हम ऐसे बाज नहीं आएंगे, हम तुम्हें सिखा के मानेंगे चीजें। आ गया समझ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, घर पे करते रहना नोट। डन। चलिए अब हम करते हैं पीवाईक्यू। पीवाईक्यू की फुल फॉर्म किसी को ना पता हो, अगर पता ही होगी वैसे तो यार, 10वीं में सुनते हैं, 9वीं 10वीं में सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बोलते हैं ना पीवाईक्यू को, वही कर रहे हैं हम। जैसे क्वेश्चन आते हैं चैप्टर्स में से फिजिक्स के, वैसे क्वेश्चन हम कर रहे हैं बिना चैप्टर पढ़े। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखना। पहला क्वेश्चन है, यहां पर आएगा कि देयर आर इक्वेशंस ऑफ two oscillating particles. There are equations of two oscillating particles. ठीक है, दो पार्टिकल्स की इक्वेशन दे रखी है। ऑसिलेशन वगैरह मत सोचो अभी, बस दो पार्टिकल की इक्वेशन दे रखी है। जो पहली वाली इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है x1 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 6, ये दे रखी है। ठीक है जी। और जो x2 पार्टिकल है इसकी इक्वेशन दे रखी है a cos ओमेगा टी माइनस में पाई बाई 3, ये दे रखी है इक्वेशन। और हमसे पता है क्या क्वेश्चन पूछा पीवाईक्यू में, उसने पूछा फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन देम। फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन देम। तो भाई फेज डिफरेंस कैसे निकालोगे आप, हैं?
कैसे निकालोगे फेज डिफरेंस? अरे हलवा है भाई, हलवा है, पूरी भी है, ठीक है। कैसे करेंगे फेज डिफरेंस निकालने के लिए? सबसे आसान तरीका कौन सा बताया मैंने? फेजर डायग्राम बनाओ, तो बनाओ जल्दी से। टर टर, ये तो करना जरूरी है भाई, रेफरेंस नहीं लोगे तो बनाओगे कैसे फेज डिफरेंस? यहाँ एक्स एक्सिस में किसका रेफरेंस है? साइन ओमेगा टी का। ऐसा बोल रहा हूं मैं कि ये कौन सा गुंडा है और उसका कौन कौन सा एरिया है। मान लो ये एक्स एक्सिस साइन ओमेगा टी का, वाई एक्सिस कॉस ओमेगा टी का, नेगेटिव एक्स एक्सिस माइनस साइन ओमेगा टी का, नेगेटिव वाई एक्सिस माइनस कॉस ओमेगा टी का। सबसे पहली इक्वेशन जो है x1, उसका रेफरेंस कहाँ का है? इसका रेफरेंस मेरे को दे रखा है साइन ओमेगा टी का, और साइन ओमेगा टी से पीछे जाना है कितना? पाई बाय सिक्स, यानी कि 30 डिग्री पीछे जाना है मेरे को। तो देखो साइन के रेफरेंस पे आया, और माइनस में एंगल है तो क्लॉकवाइज मूव करूंगा, यानी कि यहां कहीं पर आऊंगा मैं। ये हो गया मेरा x1 की इक्वेशन। x1 की इक्वेशन है a साइन ओमेगा टी, माइनस में पाई बाय 6, यानी कि सिंपल सी बात है, ये यहां से नीचे की तरफ कितना एंगल आया होगा? 30 डिग्री आया होगा। और दूसरी इक्वेशन में कहाँ का रेफरेंस दे दिया हमें? कॉस का रेफरेंस दे दिया, कॉस ओमेगा टी का, ठीक है। कॉस ओमेगा टी से भी पीछे ही आ रहा हूं मैं, यानी कि कॉस ओमेगा टी पे खड़े होऊंगा ना पहले मैं। रेफरेंस कहाँ का है? कॉस ओमेगा टी का, तो कॉस ओमेगा टी पर आओ पहले तो। और माइनस में है एंगल, तो क्लॉकवाइज जाओगे एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज मूव करोगे, और पाई बाई 3 मूव करना है, यानी कि 60 डिग्री मूव करना है। यानी कि आप यहाँ पर आओगे, यहाँ के रेफरेंस से यहाँ आना है, यानी कि यहाँ से ये एंगल कितना हो जाएगा? माइनस का पाई बाई 3, यानी कि मैं बोल सकता हूँ माइनस का 60 डिग्री, ठीक है। पर मेरे को क्या बताना है? ये देखो, ये x1 था, ये मेरा x2 है, जिसकी इक्वेशन मैंने लिखी a cos ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3, ठीक है। पर मेरे को बताना क्या है कि x1 x2 के बीच में कितना एंगल है, तो निकाल सकता हूँ ना मैं। ये देखो, मेरे को पता है ये पूरा एंगल 90 है, ऊपर वाला 60 बता दिया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 30, और ये एंगल तो पता लग गया था हमें पहले 30 है, यानी कि x1 और x2 के बीच में टोटल एंगल कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं हम? पाई अपॉन 3 रेडियन। क्या लिख सकते हैं? पाई अपॉन 3 रेडियन, यूनिट होती है ना हमारे एंगल की। समझ आया सबको? कितना आसान पी वाई क्यू है बताओ। ये दे दिए, दो इक्वेशन दे दी, फेज डिफरेंस निकालो। हमने तो 4 में निकाल दिया था, 2 तो बहुत छोटी चीज है ना भाई। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट पी वाई क्यू करते हैं। बेसिक समझ तो आ ही गया होगा आपको, स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लेना बाद में आसानी से। चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिया होगा। चलिए अगला पीवाईक्यू देखते हैं। बढ़िया मजा आ रहा है भाई, बिना चैप्टर पढ़े चैप्टर के क्वेश्चन हो जाए ना, तो यही तो सपना था बचपन से यार, क्वेश्चन बन जाए यार। चैप्टर पढ़े ना पढ़े, क्वेश्चन बन जाए, वो बन रहा है देखो आज। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हम देखते हैं क्लास 12 का एक पीवाईक्यू उठा लेते हैं, जहां पर फेजर डायग्राम से क्वेश्चन आ रखा है। वो बोलता है कि देयर आर इक्वेशन ऑफ AC करंट, देयर इज, लिख लो यहाँ पर, देयर इज इक्वेशन ऑफ AC करंट। AC होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। AC करंट की वैल्यू हमें दे रखी है, ऑल्टरनेटिंग करंट में इक्वेशन दे रखी है। देयर इज इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, वो दे रखी है I बराबर I0, ठीक है। या मान लो I बराबर माइनस I0 कॉस ओमेगा टी, प्लस में पाई बाय 3 दे रखी है, ठीक है। एंड वोल्टेज की इक्वेशन दे रखी है हमें, करंट और वोल्टेज की ना इक्वेशन दे रखी है इस फॉर्म में हमें। वोल्टेज की इक्वेशन दी है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी प्लस में पाई बाय 6, ठीक है। और हमसे बोला है फाइंड फेज डिफरेंस, फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन देम, फाइंड फेज डिफरेंस। क्या लिख रहा हूं भाई? फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस निकालने को दे दिया, और वोल्टेज और करंट की इक्वेशन उसी फॉर्म में दी है जिस फॉर्म में हम लिख रहे हैं अभी तक फेजर डायग्राम में। फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ऐसे पीवाईक्यू आते हैं, और मल्टीपल पीवाईक्यूज हैं ऐसे, ये नहीं कि एक दो आ गया उठ के। हर साल ये वाला क्वेश्चन तो पक्का ही है पीवाईक्यू में, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे निकालेंगे फेज डिफरेंस?
फेजर डायग्राम बनाएंगे जल्दी से। फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं? टर टर, हाँ टर इंपॉर्टेंट है ना। जब भी लाइन खींचो टर कर देता हूं मैं। दो एक्सिस बनाएंगे। ये वाला जो एक्सिस है पॉजिटिव एक्स एक्सिस किसका रेफरेंस है? साइन ओमेगा टी का। ये रेफरेंस भी आपको मन में ही रखने हैं, लिखने की जरूरत नहीं होती है रेफरेंस, ठीक है। हाँ लिख देना, मतलब ऐसा नहीं है कि लिखो ही मत यार, मैं मना कर रहा हूं तो ऐसा करोगे तुम। कोई नहीं, चलो यहाँ आ गया माइनस साइन ओमेगा टी, और नीचे क्या आ जाएगा? माइनस कॉस ओमेगा टी। लिख लेना रेफरेंस, रेफरेंस बताना पड़ता है ना हमें, उसी के रिस्पेक्ट में तो सारी चीजें चल रही हैं। अब देखो पहली इक्वेशन ध्यान से रखो, ये देखो आई नॉट से मतलब मत रखा करो, इसका कोई ज्यादा मतलब होता नहीं है जब हम फेज डिफरेंस निकालते हैं। जब मैं वेव वगैरह पढ़ाऊंगा ना, एसएचएम वेव, तब बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। आई नॉट को छोड़ो, अगर मैं आई नॉट को यहां से इग्नोर करूं तो ये जो करंट की इक्वेशन है मेरे को ऐसी नहीं दिखेगी, माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस का पाई बाई 3। तो एक बात बताओ, करंट की इक्वेशन जो है उसमें रेफरेंस कहाँ का है? कॉस ओमेगा टी का या माइनस कॉस ओमेगा टी का? मेरे हिसाब से तो माइनस कॉस ओमेगा टी का रेफरेंस आ रहा है यहाँ पर, और माइनस कॉस ओमेगा टी का रेफरेंस कहाँ है? यहाँ पर है। माइनस कॉस ओमेगा टी के आगे भी एंगल लिखा है, एंगल प्लस में लिखा है या माइनस में लिखा है? जल्दी से बताओ। माइनस कॉस ओमेगा टी का रेफरेंस और एंगल प्लस में लिखा है, यानी कि यहां पर खड़े होके मैं क्लॉकवाइज मूव करूंगा या एंटी क्लॉकवाइज मूव करूंगा? जल्दी से बताओ। मैंने पहले ही बताया था क्लॉकवाइज में तो हम क्या लिखते हैं, यहां से क्लॉकवाइज चलने को क्या लिखते हैं हम? बताओ बताओ। क्लॉकवाइज में नेगेटिव एंगल आता है और एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा पॉजिटिव एंगल, तो मेरे को यहां से यहां जाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, क्योंकि ना ना ये क्लॉकवाइज है ना, सॉरी सॉरी, ये क्लॉकवाइज है। तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते ना मैं पागल हो जाऊंगा किस दिन। ये क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। और यहां से अगर मैं उल्टा चलूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो यहां से ये क्लॉकवाइज है, यहां से ये एंटी क्लॉकवाइज है। पॉजिटिव एंगल में कहां जाएंगे हम? फिर उल्टा कर दिया मैंने। ये रेफरेंस है ना, यहां से देखो इधर हो गया मेरा क्लॉकवाइज, ये देखो ये क्लॉकवाइज है, और यहां से, हाँ अगर ऐसे चल रहा हूं मैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी कि यहां से एंटी क्लॉकवाइज अगर जाना है तो इधर मूव करूंगा ना मैं, प्लस एंगल के लिए एंटी क्लॉकवाइज में इधर मूव करूंगा। चलिए देखो, तो माइनस कॉस ओमेगा टी का रेफरेंस, और इससे कितना आगे जाना है? पाई बाई 3, पाई बाई 3 यानी कि 60 डिग्री। तो यहां से मैं कहीं यहां पर पहुंचूंगा, तो यहां से मैं कितना एंगल ऊपर जा रहा हूं? प्लस 60 डिग्री। तो ये इक्वेशन हो जाएगी करंट की मेरी, आई बराबर आ जाएगा माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। और अगली इक्वेशन बताओ, अगली इक्वेशन किसकी है? वोल्टेज की। वोल्टेज की इक्वेशन में रेफरेंस किसका है? साइन ओमेगा टी, और साइन से कितना आगे जाना है? पाई बाई 6 यानी कि 30 डिग्री। ये तो हम सीख चुके हैं बहुत बार। साइन ओमेगा टी पे आओ और यहां से कितना एंगल ऊपर जाओ, बताओ जल्दी। 30 डिग्री, यानी कि यहां पर कहीं पर बनेगा ये, और यहां से हम कितना एंगल ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में हम जाएंगे 30 डिग्री। ये इक्वेशन हो गई मेरी वोल्टेज की, V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस में पाई बाय 6। अब इनके बीच में फेज डिफरेंस निकालना तो बच्चों का खेल है, वही वाला हो गया। ये देखो, ये पूरा एंगल 90 होता है, ये 60 है, तो ये बचा हुआ एंगल क्या हो गया? 30। ये एंगल 30 और ये एंगल 30, यानी कि ये पूरा एंगल कितना हो गया भाई? जल्दी बताओ, अरे बहने भी बता दो। टोटल एंगल हो गया 60 डिग्री, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम? पाई बाई 3 रेडियन। क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 3 रेडियन। तो बस ऐसे ही पीवाईक्यू आएंगे आपके फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर में, और फेजर डायग्राम उसको निकालने में मदद करता है हमें, क्योंकि हर बार जब हम माइनस करेंगे ना, देखो यहाँ तो माइनस भी आ गया, माइनस कॉस आ गया ना यहाँ पर, तो एक एंगल में से दूसरा एंगल माइनस करोगे तो गलती होने की संभावनाएं जो है ना बहुत ज्यादा हो जाती है। और जब भी आप फेजर डायग्राम बनाएंगे तो गलती कभी नहीं होगी। हो सकता है माइनस कॉस ओमेगा टी के रेफरेंस में आपको थोड़ी सी दिक्कत आई हो, मैंने बहुत धीमे धीमे बहुत डिटेल में पढ़ाया है, आप वीडियो को एक बार दोबारा देखना, माइनस कॉस ओमेगा टी का रेफरेंस आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमने अच्छे से सीख लिया है फेजर डायग्राम के बारे में कि फेजर डायग्राम बताता क्या है और उसको कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तीनों चीजें हमने कवर कर ली हैं इस लेक्चर में। अब जो नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है विच इज लेक्चर 07 ऑफ बेसिक मैथ्स, उसमें हम स्टार्ट करेंगे एपी सीरीज एंड जीपी सीरीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है फिजिक्स के न्यूमेरिकल को आसान तरीके से करने में। ठीक है, तो जल्दी से आप इन सबके नोट्स बना लीजिए जितने भी बेसिक मैथ्स के लेक्चर हुए हैं और उसको रिवाइज करते रहें। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।